नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत ही खास, बहुत ही अनोखी आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के बारे में, मुंडा मानकी प्रणाली। अब ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती संस्कृति है जो सदियों से, जी हां, सदियों से चली आ रही है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। सोचने वाली बात है ना कि आखिर कैसे एक इतनी पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था बाहरी ताकतों के सामने न सिर्फ टिकी रही बल्कि उनसे तालमेल भी बिठाया और अपनी पहचान भी बचा ली। चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यह मुंडा मानकी सिस्टम है क्या। फिर देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब ये काम कैसे करता है, गांव के लेवल पर कौन लीडर है, उसके ऊपर कौन है, ये सब समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि जब अंग्रेज आए तो इस सिस्टम में क्या बड़े बदलाव हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से भारत के सिंहभूम, जिसे कोल्हान क्षेत्र भी कहते हैं, वहां पाई जाती है। ये असल में हो जनजाति की अपनी पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल गवर्नेंस प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम की जो असली ताकत है ना, वो इसके स्ट्रक्चर में है। और ये स्ट्रक्चर कमाल का है, बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान है। ये सिस्टम 2 लेवल पर काम करता है। सबसे नीचे सबसे बुनियादी यूनिट है गांव, ठीक है। फिर ऐसे ही कई गांवों को जब मिला दिया जाता है तो बनता है एक पिड़। ये हुआ शासन का दूसरा यानी ऊपर का लेवल। तो अब सवाल ये है कि भाई गांव के अंदर दिन प्रतिदिन के काम कौन देखता है, व्यवस्था कौन संभालता है। चलिए गांव के जो मेन अधिकारी हैं और उनके क्या क्या रोल हैं जरा उसको समझते हैं। गांव का जो सबसे बड़ा हेड होता है उसे कहते हैं मुंडा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल दोनों तरह का प्रमुख होता है। और हाँ, ये पद वंशानुगत है, मतलब बाप के बाद बेटे को मिलता है। मुंडा का काम क्या है? गांव के झगड़े सुलझाना, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी देखभाल करना, और अगर बाहर कोई बात हो तो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करना। अब मुंडा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी मदद के लिए होता है डाकुआ। डाकुआ को एक तरह से गांव का मैसेंजर या कम्युनिकेशन ऑफिसर कह सकते हैं। मतलब जब भी मुंडा को कोई मीटिंग बुलानी हो, कोई त्योहार हो या कोई फंक्शन हो, तो सबको बुलाकर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इसी डाकुआ की होती है। तो एक हो गया प्रशासनिक हेड यानी मुंडा, लेकिन एक धार्मिक हेड भी होता है जिसे द्यूरी कहते हैं। गांव में जितने भी पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, वो सब द्यूरी ही करवाते हैं। और अगर धर्म से जुड़ा कोई मामला या कोई अपराध हो जाए तो उस पर फैसला भी द्यूरी ही सुनाता है। चलिए, तो गांव की बात हो गई। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, पिड़ और मानकी की दुनिया में। देखते हैं कि जब कोई मामला गांव से बड़ा हो तो क्या होता है। तो जैसा हमने बात की थी, लगभग 15 से 20 गांवों को मिला के एक पेड़ बनता है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका काम है बाहरी दखलंदाजी से इन गांवों को बचाना। और इस पेड़ का जो हेड होता है उसे कहते हैं मानकी। अगर 2 गांवों के बीच कोई झगड़ा हो जाए या कोई ऐसा बड़ा मामला हो जो गांव का मुंडा नहीं सुलझा पा रहा है, तो वो केस सीधा मानकी के पास जाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पारंपरिक रूप से, मतलब ओरिजिनल सिस्टम में, मुंडा और मानकी को कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कोई पैसा नहीं। सोचिए जरा, उनकी जो पावर थी, उनका जो अधिकार था, वो पैसे पे नहीं बल्कि समाज में उनकी इज्जत और उनकी प्रतिष्ठा पर टिका। लेकिन ये जो पारंपरिक व्यवस्था थी, ये हमेशा ऐसी ही नहीं रही। फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की, और औपनिवेशिक काल इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत गहरा असर डालता है। यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि 1760 के आसपास कोल्हान इलाके में अंग्रेजों का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उनकी नीतियां यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, काफी दमनकारी थीं। इसी वजह से 1831-32 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे कोल विद्रोह कहते हैं। और इसी विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1837 में एक नया कानून लागू किया जिसका नाम था विल्किंसन रूल। ये जो विल्किंसन रूल था ना, ये इस सिस्टम के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को खत्म नहीं किया, जो कि वो कर सकते थे, बल्कि उन्होंने इसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लिया और इसे बाकायदा कानूनी रूप दे दिया, मतलब कोडिफाई कर दिया। तो असल में हुआ ये कि एक तरह का समझौता हुआ। अंग्रेजों ने मुंडा मानकी के पारंपरिक अधिकार को तो मान्यता दे दी, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी औपनिवेशिक प्रशासनिक मशीनरी का एक हिस्सा भी बना लिया। मतलब पुरानी व्यवस्था को ही एक नए सरकारी ढांचे में फिट कर दिया गया। इस बदलाव को ऐसे समझ सकते हैं, विल्किंसन रूल से पहले मुंडा या मानकी को कोई सैलरी नहीं मिलती थी। अब
अब उन्हें जमीन का लगान वसूलने के लिए कमीशन मिलने लगा। पहले उनकी पावर सिर्फ परंपरा पर आधारित थी, अब उनकी पावर को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कानूनी तौर पर फॉर्मल कर दिया। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? पहले जो भी रेवेन्यू आता था वो पड़ाहाट के राजा को जाता था, अब वो सीधा ब्रिटिश खजाने में जाने लगा। और ये कमीशन कितना था? तो देखिए, इस नए सिस्टम में मुंडा को यह अधिकार दिया गया कि वो जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा करेगा उसका 16% यानी 16% वो अपने पास रख सकता है। यही उसका मेहनताना था। और फिर आता है मानकी। मानकी का काम था मुंडा से रेवेन्यू कलेक्ट करना और उसे सरकारी खजाने में जमा करना। इस काम के लिए मानकी को कुल रेवेन्यू का 10% यानी 10% कमीशन के तौर पर मिलता था। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव हुए थे। जैसे मुंडा और मानकी के पद वंशानुगत ही बने रहे, उसे नहीं बदला गया। गांव की जो सभा होती थी उसे एक छोटी अदालत मतलब लोअर कोर्ट का दर्जा मिल गया, जो 300 रुपए तक के मामले सुन सकती थी। पूरे इलाके को एक नया नाम दिया गया, कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट। और सबसे जरूरी बात, इन सबके अधिकार और कर्तव्य एक डॉक्यूमेंट में लिख दिए गए, जिसका नाम था हुक्मनामा। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ये जो विल्किंसन रूल था, ये आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों का कंट्रोल करने का एक औपनिवेशिक तरीका था, या फिर ये लोकल गवर्नेंस का एक ऐसा अनोखा ब्लूप्रिंट था जिसने एक सदियों पुरानी व्यवस्था को खत्म होने से बचा लिया? सच कहूं तो इसकी विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पर बहस आज भी होती है।